शाहकार में आज की फिल्म है स्त्री और स्त्री 2। इस फिल्म के डायरेक्टर जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है फॉर हिज मिडास चट, अमर कौशिक। कानपुर में रहते हुए आपने कोई भूतहा, कोई सुपरनेचुरल कहानी सुनी थी? हम लोग कहीं ट्यूशन से आ रहे थे, हम लोग नहीं, मैं ही अकेला ही आ रहा था। वहाँ पे सब अंधेरा, जंगल, तो जंगल से होके आप रोड पे आ रहे हो, टीचर का घर उधर है, ऐसे करके जा रहे हो। तो जैसे ही रोड पे आया तो मुझे कोई एक औरत दिखी थी और उसके पैर टेढ़े थे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने उसके बाद घर में जाके यही बोला था और मैं जो भाग के घर आया था उसके बाद मैं वो ट्यूशन नहीं गया कभी। ये स्क्रिप्ट आपके पास कैसे आई? मेरे कुछ मैनेजर्स ने साइन किया था, मुझे बोला बहुत बड़ी फिल्म है ये। मैंने कहा लेकिन हॉरर से कैसे शुरू करूँ, मुझे थोड़ा अपनी, मैं हॉरर देखता ही नहीं हूँ, मुझे हॉरर से डर लगता है। फिर मैं मिला उनके साथ दीनू को, दिनेश विजन को। फिर वहाँ मिला तो दिनेश विजन ने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी, दिखाओ जरा शॉर्ट फिल्म। तो उन्होंने शॉर्ट फिल्म देखी और उन्होंने शॉर्ट फिल्म देखने के बाद बोला तुम कॉमेडी बना लोगे, ये क्या है? और कास्टिंग? श्रद्धा ने प्लेन में कुछ तो अजीब से हंसी थी वो, तो दीनू का फ़ोन आया मुझे कि मैंने श्रद्धा से बात की, वो बहुत परफेक्ट भूतनी है। मुझे बहुत पसंद है वो सीन, वो विक्की प्लीज। ये ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ था, मतलब कि ये बोल के दिखाएगा, ये गुस्से में बोलेगा, अपार के अंदर इमोशन नहीं है, तो ये प्ले आउट हुआ था। बट विक्की प्लीज वॉज ऑलवेज देयर इन द स्क्रिप्ट। रिहर्स में हाँ कि अभी ये ऐसा करेंगे तो ये बोलेगा, ऐसा करेगा, तुम आके से बैठोगे। अब तुम बोल रहे हो कि विक्की प्लीज, बोल ही नहीं सकती तुमको, क्या बोला विक्की प्लीज? चंदेरी कैसे पहुंची कहानी? मुझे हिंदी एकदम ठेठ और बहुत शुद्ध हिंदी वाली फिल्म बहुत दिन से आई नहीं थी, एकदम शुद्ध, जिसमें निम्नलिखित वर्ड हो, जिसमें इस तरीके को उच्चारण वाले वर्ड, जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं। तो मुझे लगा सेंट्रल इंडिया में कहीं होनी चाहिए। इधर से पास से कानपुर से ड्राइव करके ओरछा गया था, तो बीच में एक जगह पड़ी थी चंदेरी। रात में हम लोग पहुंचे और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही अंधेरा था और हम लोग को वहाँ पे गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा था। हम लोगों को लगा ये कौन सी जगह है, ये थोड़ी डरावनी जगह लग रही है। नहीं, यहाँ नहीं रखते, रात में चलाते हैं गाड़ी। वहाँ पे होटल, जो गेस्ट हाउस थे उनमें जाके थोड़ा उसको रेनोवेट किया, उसमें रंगाई पुताई करी। श्रद्धा वाला बाथरूम में वो नग से बेचारी ना है। सेकेंड शेड्यूल में आया तब तक वो लगवाया गया कि भाई कम से कम शावर तो लगा दो, वो भी पानी टपकता था ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। बट उसके बाद स्त्री 2 में जब गए तो भयानक होटल्स बन गए। अभिषेक बैनर्जी बैठा हुआ है और वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं तीनों की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है वे। सीन शूट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभिषेक ने बोला कि मुझे एक और करना है, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, चलो। तो अभिषेक ने क्या किया, ऐसा कुछ किया और उसने नॉर्मल वाला सीन ऐसा किया था कुछ, तो इसमें उसने भाभी जी मजा, जब लड़की बोलती है तो लड़का करता है, ऐसा करे कुछ तो उसने किया। एंड आई वाज लाइक वाओ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का चिको लाइट प्रोग्राम है। नाम है शाहकार। एक्शन, रोमांस और मारधाड़ से भरपूर ऐसी फिल्में जो कल्ट बन गई हैं, क्लासिक बन गई हैं, जिनके डायलॉग हमारी भाषा और साहित्य का, मुहावरे का हिस्सा बन गए हैं, जिनके किरदार हम लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत में आ गए हैं, मीम कल्चर में आ गए हैं। शाहकार में आज की फिल्म है स्त्री और स्त्री 2। जी, पहली मर्तबा शाहकार में हम 2 फिल्मों को एक साथ फीचर कर रहे हैं। किरदारों की कंटिन्यूटीज़ की एक बड़ी वजह है, लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती दूसरी बड़ी वजह है, और तीसरी बड़ी वजह है इन फिल्मों के डायरेक्टर कानपुर से निकल के इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोरा कागज़ करके आने वाले, घर पे भरपूर कुटाई पाने वाले, उसके बाद जर्नलिज्म का रुक्का फेंक के घर से निकलने वाले और जर्नलिज्म का कोर्स निपटाते ना निपटाते मुंबई की राह पकड़ने वाले, अपने हिस्से का खूब स्ट्रगल करने वाले, जिसमें बिना पगार की शुरुआती नौकरियां और एक ऑटो वाले भैया की जानिब एक ऐसे मकान में पहुंचना जहां 70-75 रुपये में एक रात के लिए सोने को मिलता था। इस तरह के बहुत सारे संघर्ष करके कमाल के मकाम पर पहुंचे हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है फॉर हिज मिडास टच, अमर कौशिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, शाहकार में हम स्त्री और स्त्री 2 पे बात करेंगे, बिल्कुल। ओ स्त्री रेपुरा पे बात करेंगे, जो अंधेरी के पोटलक में लिखी गई पहली लाइन। जी जी। पर ये कुटाइयों का क्या किस्सा है? और ये कानपुर के लड़के इतने कूटे काहे जाते हैं? कानपुर के लड़कों को वैसे ही ठोक पीट के बनाया जाता है, जब तक वो कूटे नहीं जाए, उनको पीटा ना जाए घर पे, या वो कूटे नहीं किसी को,
तब तक वो निखरते नहीं है मुझे लगता है। वाह। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरत होती है। मस्ती में भी आप कूटते हो और आप गलती करते हो तो भी कूटते हो, तो मज़ा आता था। अभी तो कूटने से मतलब बवाल हो जाएगा। अब पहले मज़ा आता था, अब तो कूट सकते ही नहीं हो आप। ये आखिरी बार आपने अपने शौर्य का प्रदर्शन कब किया था? ये मेरे साथ हुआ था अंधेरी, जब मैं अंधेरी में असिस्टेंट था। अंधेरी से कहीं अपने एक दोस्त को ट्रेन से छोड़ने जा रहा था, और उस समय किसी ने मुझे कोई और समझा, मतलब है कहीं कहीं अनुराग कश्यप समझ के मुझे किसी ने थोड़ा ट्रेन से दिया था, तो मैंने भी उसको दिया था, तो ये हुआ। एक सेकंड, थोड़ा विस्तार से बताइए। कोई एक फिल्म आई थी अनुराग कश्यप जी की, पता नहीं उन्होंने कुछ तो बोल दिया था एमएनएस के खिलाफ, तो उनको उनके कुछ लोगों को मुझे ट्रेन से, मैं अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था, इलाहाबाद जा रहा था, तो उसको छोड़ने जा रहा था। एंड हम लोग ट्रेन में बैठे थे, हम लोग देवडी की बहुत बातें कर रहे थे, देवडी ये, और मेरी तब दाढ़ी मतलब अनुराग सर की तरह थी, और मैं भी थोड़ा इस अभी से ज़्यादा हष्ट पुष्ट था। तो उस समय एक आदमी आया, मुझे मराठी में बोला कि कुछ अनुराग कश्यप। तो मैं सिर्फ अनुराग कश्यप सुना, मैंने कहा हाँ। मुझे लगा कि उसकी बातें कर रहे हो क्या, अनुराग कश्यप की। और उसने पूछा तुम अनुराग कश्यप हो क्या, मैंने हाँ बोला। नया नया ही था, तो उसने बोला बाहर आओ, ऐसे करके उठाया। मैंने क्या हुआ, फिर उसने ऐसे कॉलर पकड़ उठाया, और फिर पता नहीं उसने एक दे दिया मुझे, फिर मैंने भी दे दिया एक उसे। फिर बाद में पता चला वो उसको बोला था जहाँ भी अनुराग कहीं मिले उसको धोना। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैं नहीं हूँ, मैं अमर कौशिक हूँ। कौन है अमर कौशिक है? तो ये लास्ट हुआ था, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। वाह, आपने अनुराग कश्यप को बताया? बताया, और अगले दिन उन्होंने पेपर में छाप दिया। मैंने बोला सर ऐसे, और अमर कौशिक टाइप करो तो वो आता है लिख के। मैंने कहा हर जगह बोलते हैं कि तू ही, और अगले दिन मैंने उनको बताया तो ऐसे ही देखते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम ही मार खाए थे ना। मैंने कहा सर थोड़ा और बात कर लो, ये क्या आप बोल के चले गए। तब आप किसको असिस्ट कर रहे थे, राजकुमार गुप्ता को? राजकुमार गुप्ता को असिस्ट कर रहा था, ऑन एयर को कर रहा था एक्चुअली, ऑन एयर को उस समय। राजकुमार गुप्ता के साथ नो वन किल जैसिका शायद हो गई थी। इंटरेस्टिंग। कानपुर में रहते हुए आपने कोई भूतहा, कोई सुपरनेचुरल कहानी सुनी थी स्कूल में, या उसके पहले अरुणाचल में? अरुणाचल में सुनी थी या क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने सच में वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था, 5-6 बजे 4 बजे अंधेरा शाम को हो जाता था। तो 4 बजे घुप अंधेरा होता था, और हम लोग कहीं ट्यूशन से आ रहे थे, तो हम लोग नहीं, मैं ही अकेला ही आ रहा था। वहाँ पे सब अंधेरा, जंगल, मतलब जब अरुणाचल में रहते हैं तो आप जंगल मतलब आपका पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो आपको जंगल से हो कैसे आना होता है। तो जंगल से होके आप रोड पे आ रहे हो, टीचर का घर उधर है, ऐसे करके जा रहे हो। तो जैसे ही रोड पे आया तो मुझे कोई एक औरत दिखी थी, और उसके पैर टेढ़े थे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने उसके बाद घर में जाके यही बोला था, और मैं जो भाग के घर आया था उसके बाद मैं वो ट्यूशन नहीं गया कभी। तो वो एक किस्सा है जो मैं आंखें बंद करता हूँ तो पूरा मुझे वो दिखता है। तो स्त्री का जो भी थोड़ा बहुत एक जो था कि किस तरीके से दिखेगी, और आप देखोगे और भागोगे, जना जैसे भागता है स्त्री को देख के, जैसे वो भागा था फर्स्ट पार्ट में, एग्जैक्टली मैं वैसा भागा था। आप ये बता रहे थे, और मुझे स्त्री के फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल शुरुआती ही सीन है जिसमें जना और बिट्टू बॉटल लेके बियर की आ रहे हैं, जंगल वाला रास्ता। जी जी जी, जहाँ पे रुद्र भैया आते हैं, उनकी एंट्री होती है, पहली बार बताते हैं, और चौथा तरीका बताने से पहले शमा का फोन आ जाता है। जी। और कमाल की बात है, तब तक शमा कोई थी नहीं, शमा वहीं पे आई, और उसके बाद हमने शमा को गढ़ा सेकंड पार्ट कि शमा कोई है। और मैं सेकंड पार्ट जब फर्स्ट देख रहा मैंने कहा ओ यहाँ क्लू छोड़ा था। तब तक था नहीं कुछ। तो ये स्क्रिप्ट आपके पास कैसे आई? तो मैंने राज एंड डीके को असिस्ट किया था गोगा गॉन में। तो जब मैंने असिस्ट किया था तो गोगा गॉन में बड़ा मज़ा आया, वो अलग तरीके की फ़िल्म थी। उसके बाद मैं अपना बाकी फिल्म करने लगा था। तो जब ये हुआ कि अपनी फ़िल्म आप बनाओ, कुछ करो, तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी फ़िल्म अभी तक तैयार हूँ या नहीं तैयार हूँ, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा शॉर्ट फिल्म बना के देखते हैं कि असिस्ट करना है ज़िंदगी भर, यही करते रहना कि फ़िल्म बनाना आता है। लोग बोलते थे हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, तो अपने आप को परखने के लिए कितने पानी में हो। तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने आबा नाम से। तो वो शॉर्ट फिल्म बनाई अरुणाचल में जाके। मैंने कहा अपनी करियर का है शौक, वहीं पे नॉन एक्टर्स के साथ जिन्होंने कभी कैमरा देखा नहीं है उनके साथ बनाई थी, एक दादा की और पोती की कहानी।
तो बनाने के बाद, एडिट करने के बाद मुझे लगा हाँ ठीक ठाक बनी है। फिर फेस्टिवल में भेजी, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई, वहाँ जीत गई। फिर इधर उधर हर जगह, मतलब कुछ 60 कुछ फेस्टिवल्स में जीती, नेशनल अवार्ड मिला उसको। बट बॉम्बे में किसी ने देखी नहीं थी। तो जब मैंने कहा जिनके साथ मैंने काम किया उनको तो दिखाई दूँ कि भाई बनाई है मैंने, इतना कुछ पूरा मतलब आधा वर्ल्ड घुमा दिया उस शॉर्ट फिल्म में। सो जब मैंने दिखाई अपने जिनके साथ मैंने काम किया था, जो मुझे पसंद, मतलब जानते थे, एक आध एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सबको ऐसा मैंने खुद का थिएटर बुक करके दिखाई। उसमें राज इंडिके को भी बुलाया, तो उनको दिखाई, तो उन्होंने देखी, या वेरी इंटरनेशनल ऐसा करके उन्होंने मुझे एक वो दिया। तो बोलते क्या कर रहे हो? तो मैं उस समय माजिद मजीदी, एक ईरानियन फिल्म मेकर हैं, उनको मैं असिस्ट कर रहा था बनाने के बाद, बियॉन्ड द क्लाउड्स पे। सो उन्होंने बोला कि आके मिलो करके, तो मैं उनके पास मिलने गया। उन्होंने मुझे इसका एक बेसिक स्टोरी बताई। तो मैंने कहा बट सर, करियर की शुरुआत, मतलब मैंने सोचा था मैं तो ऐसा आर्ट हाउस। उन्होंने जब सुनाई थी तब वो कितनी डेवलप स्टोरी, थोड़ा बताइए, उन्होंने हाँ, क्या सुनाया? उन्होंने सुनाई थी, मतलब उन्होंने सुनाई थी, काफ़ी डेवलप थी। मतलब एक कहानी का एक वो था कि बिगनिंग मिडिल एंड था। ओ स्त्री रे पूरा करके, ओ स्त्री कल आना, ये उन्होंने हाँ, उन्होंने उनके आई थिंक बैंगलोर की, तिरुपति में वहाँ की कुछ थी। तो उन्होंने सुनाई, एंड देन उन्होंने बोला कि करना है करके। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार मुझे हॉरर से शुरुआत नहीं करनी अपने करियर की। तो फिर ये हुआ कि नहीं, फिर मेरे उसी समय मेरे कुछ मैनेजर्स ने साइन किया था मुझे, बोला बहुत बड़ी फिल्म है ये। मैंने कहा लेकिन हॉरर से कैसे शुरू करूँ, मुझे थोड़ा मैं हॉरर देखता ही नहीं हूँ, मुझे हॉरर से डर लगता है। फिर मैं मिला उनके साथ दीनू को, दिनेश विजन को। मैं वहाँ मिला तो दिनेश विजन ने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी, दिखाओ जरा शॉर्ट फिल्म। तो उन्होंने शॉर्ट फिल्म देखी, और उन्होंने शॉर्ट फिल्म देखने के बाद बोला तुम कॉमेडी बना लोगे, ये क्या है, ऐसा करके। तो मुझे लगा कि यार ऐसे तो बना लूँगा, मतलब फिर मैं कॉन्फिडेंस में आ गया कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। एंड देन कोई चैलेंज, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज था कि अरे तुम तो इस तरीके की शॉर्ट फिल्म बना रहे हो। मतलब उन्होंने मजाक में भी बोला था, बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इंटरेस्टिंग। और कास्टिंग तो उस समय ये था कि मेन कास्ट के लिए 3, राज, विक्की और आयुष्मान, तीनों के साथ ये था कि कौन आएगा। तो फिर मेरा और राज का, सबके डेट्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ। राज के साथ मैं एक और फिल्म बनाना चाहता था पहले से। तो राज ने जैसे ही चोर निकल के भागा, आपको सब तो पता है वैसे, फिर भी आप बता ही नहीं रहे तो मुझे प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तो चोर निकल के भागा करके एक फिल्म थी जो मैं और राज बनाने चाहते थे। राजकुमार गुप्ता प्रोड्यूस करने वाले थे। तमन्ना भाटिया भी से भी बात हुई थी, बट वो फिल्म हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, उसका बहुत रीजंस थे। तो फिर मैं, क्यों नहीं हुई? कुछ आपस में, राजकुमार गुप्ता भी प्रोड्यूस करने वाले थे, फिर कोई और प्रोड्यूस करने वाला आ गए, फिर उन दोनों की बनी नहीं। एंड सडनली मैंने हर जगह नरेशन देता था, बट वो होती नहीं थी। तो होता है, कुंडली होती है सर, कि आपकी शुरुआत उससे नहीं होने वाली है। तो बहुत, और वो क्या होता है कि आपको सिखा भी रहा होता है कि आप नरेशन देने जा रहे हो, बुखार है, नरेशन देने जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं जब शुरू करते हो ना आप अपनी फर्स्ट फिल्म, तो आपको प्रोड्यूसर को आप पे जो पैसा लगा रहा है, उस एक ब्लाइंड फेट होना चाहिए। जो कि मुझे लगता है मेरी शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद जब राज एंड डीके ने मुझे वापस बुलाया कि अरे इससे एक फिल्म बनाते हैं, तो उनको एक फुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ इसको क्राफ्ट आता है। तो वो उस समय तक शायद नहीं लोगों को लगा होगा, क्योंकि मैंने कुछ बनाया भी नहीं था और मुझे था कि हाँ मैं फिल्म बनाऊंगा। तो बहरहाल वो हुई नहीं थी। तो फिर जब स्त्री की बात हुई तो मैंने राज का नाम लिया, एंड राज ने भी तुरंत बोला अच्छा अमर कर रहा है तो हाँ आई विल डू इट। उसने भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा कि फर्स्ट टाइमर है, राजकुमार राव ने। तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला फर्स्ट टाइमर है। तो हम दोनों ऑलमोस्ट, हम लोग बर्लिन में साथ में थे। हम, उनकी न्यूटन थी और मेरी आबा थी बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो वहाँ पर भी हम लोग मिले थे। वहाँ पे पंकज त्रिपाठी भी मिले थे। तो पंकज त्रिपाठी को फिल्म दिखाई, उन्होंने बोला वाह गुरु क्या फिल्म है, कभी भी ज़िंदगी में कुछ हो तो बताना, हम हाजिर होंगे। तो फिर उनको मैंने बोला सर आपको याद है हम लोग बर्लिन में मिले थे, एक छोटा सा कैरेक्टर है करो। तो आए मिलने पॉटलक कैफ़े में ऑटो से आए, हम लोग मिले वहाँ पे, उनको कहानी सुनाई। तो बोल रहे गुरु हमको तो लगा था तुम थोड़ा आर्ट हाउस टाइप बनाओगे, ये तो बहुत ही वो है, अलग है। मैंने कहा सर मज़ा आएगा, करेंगे, कुछ खेलेंगे।
एंड तो वैसे पंकज सर आए, उनको कहानी सुनाई। अभिषेक बैनर्जी और मेरा थोड़ा पुराना, जब मैं असिस्ट करता था तो वो भी असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर था। तो जब वो प्रॉम्प्ट, जब ऑडिशन ले रहा होता था तो पीछे से लाइंस बहुत अच्छी बोलता था, कॉमेडी लाइंस बोलता था, बट उसको कभी कैमरे के आगे फेस नहीं करता। जैसे ही कैमरे के आगे आता था तो थोड़ा कुछ ऑडिशन थोड़ा ख़राब दे देगा, कुछ कर देगा, बट मैं देखता था पीछे से बोलता बहुत अच्छा है ये, मतलब प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा करता है। बट कहीं पे उसका हुआ नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला था, जिस दिन मैं बनूंगा उस दिन तुमको भी बनाऊंगा, ऐसा मतलब ऐसा हाँक देते ना लोग। तो मैंने उसको भी बोला। तो जब हुआ तो मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा मैं फिल्म बना रहा हूँ फाइनली, वादा था। उसका एक्चुअली फ़ोन आया, आप वादा भूल गए, आपने फिल्म बना रहे हो, मुझे ले नहीं रहे हो। मैंने कहा तू अच्छा ऐसा ऐसा है, एक रोल है, हाँ कर, कॉमेडी है ऐसा। कहता नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, कॉमेडी कुछ अच्छा है क्या, मैं अभी अज्जी करके आया हूँ एकदम ऐसा विलेन वाला। तो उसको स्क्रिप्ट सुना, इसको बिट्टू करना था। मैंने कहा बिट्टू बिल्कुल तुम नहीं हो, तुम जना हो, यू हैव टू प्ले जना। He wanted to do बिट्टू। बिट्टू, ही वांटेड टू डू बिट्टू, मतलब फुल ऑन, मतलब कि मुझे बिट्टू करना है। मैंने कहा बिट्टू तुम हो ही नहीं, बिट्टू थोड़ा पंजाबी इस तरीके का वो अदर, तो तुम एकदम हो। तो उसका एक ऑडिशन, मैंने कहा तो ऑडिशन क्या दूँ, मैंने कहा तुम सिर्फ डरने का ऑडिशन दो, कि तुमको तुम्हारे ऊपर एक भूत आया और तुम सिर्फ डरा रहे हो। तो उसका ऑडिशन मेरे पास है। तो वो सिर्फ ऐसे 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 करके कैमरे में डरा रहा था। उसको सिर्फ मैंने बोला दांत बड़े दिखा, हैं दांत दिखाए। मैंने कहा हो गया तेरा ऑडिशन, यही है तेरा ऑडिशन। सो वैसे अभिषेक बैनर्जी का ऑडिशन हुआ, और श्रद्धा को लाने का पूरा श्रेय जाता है मेरे प्रोड्यूसर को, क्योंकि मुझे हाँ दीनों को, क्योंकि उनको वो फ्लाइट में मिली थी और उन्होंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक फ़िल्म बना रहा हूँ, और श्रद्धा ने प्लेन में कुछ तो अजीब से हंसी थी वो। तो दीनू का फ़ोन आया मुझे कि मैंने श्रद्धा से बात की, वो बहुत परफेक्ट भूतनी है। तो क्यों, मैंने कहा ये मतलब क्या है, वो उसको जाके सुनाना है करके। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आई। एंड उस समय थोड़ा कैरेक्टर छोटा भी था। फिर जब श्रद्धा आई तो हमने बोला, क्योंकि उस समय आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है वैसा वाला था। क्या ये रोमांटिक ट्रैक नहीं था बट उतना नहीं था कि एक है आती है जाती है, बहुत कम था। फिर जब श्रद्धा आई तो फिर ऐसा हुआ कि हाँ नहीं, नाउ वी नीड टू हैव सॉन्ग्स, वी नीड टू हैव दिस, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो फिर श्रद्धा के साथ रीडिंग हुई, फिर उन्होंने रीडिंग करी और उन्होंने कैरेक्टर संभला, ऐसे पूरी एक यूनिवर्स की। अपार शक्ति, अपार, हाँ अपार का प्योर उसका 3 बार ऑडिशन हुआ था अपार का। अपार हम मेरा फर्स्ट एडी है, उसने मुझे बोला कि उसने उसके साथ काम किया था दंगल में, तो उसने बोला बहुत अच्छा है। जो मैं थोड़ा पंजाबी, जो यूपी वाले थोड़े ऐसी जगह पे रहते हैं ना, जो सरदार हैं भी, पंजाबी हैं भी, बट एकदम उनके बीच में रहें जहाँ पे उनकी पंजाबियत को नीचे आप चुप ऐसा करके एकदम ठेठ, जो क्योंकि हमारे एरिया में था एक कानपुर में, गुमटी नंबर 5 का ही था। हाँ, तो उसको हम लोग पूरा अपने भैया, मतलब बोलते हैं ना कि अबे छोड़ो बे इधर आओ, वो बेचारा अपना वो सरदार था, तो मुझे सरदार नहीं चाहिए था, तो अपार उसमें फिट बैठता था एज अ लुक। एंड जब उसने ऑडिशन दिया तो उसने एक ऑडिशन उसने पहले दिया, फिर दूसरा दिया, पूरा ऑडिशन के बेस पे अपार वाज देयर। इंटरेस्टिंग। और अपार बहुत एंथू भी था, मतलब ही वॉज द मोस्ट एंथू, ये करते हैं वो करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं बाल ऐसे बनाऊंगा ऐसे करूंगा। सबके आपको उनके लुक टेस्ट की फ़ोटो दिखाएं तो अपार के कपड़ों के आप देखिएगा क्या क्या है। अपार का रेडीमेड की दुकान बताई थी, तो वो रेडीमेड कपड़े पहनता है। राज अपने कपड़े खुद सिलता है, और जना के कपड़े में उसकी माँ ला के देती है। तो तीनों के वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स थे। ये कितना कॉमन है कि कास्टिंग के हिसाब से स्टोरी को ट्वीक करना, जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आई तो वो पार्ट बढ़ाना पड़ा। होता है सर, कभी कभी क्या होता है कि आप कास्टिंग करते हो, आप लिखते हो एक जनरल कैरेक्टर लिखते हो, जब आप लेकिन आपके उस पर कोई चेहरा आ जाता है ना, तो आपको लगता है अच्छा इस चेहरे के साथ, इस कैरेक्टर के साथ ये चीज़ें करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो वो आपका कभी भी आप कहानी आप लिख भी रहे होते हो तो आप कोई ना कोई कैरेक्टर दिमाग में रखते हो, वो मिले नहीं मिले वो अलग बात होती है, बट आपको पता होता है कि ये ऐसे प्ले करेगा, ये ऐसा करेगा। तो जब कोई आपने नहीं सोचा और वो आ गया है, देन यू स्टार्ट री राइटिंग दोज थिंग्स, ये री इमेजिनिंग दोज थिंग्स, कि हाँ श्रद्धा के साथ ऐसा करेंगे। अब खूबसूरत बहुत है तो उसको देख के मंत्रमुग्ध होना है। आपने लिखते वक्त शायद ऐसा नहीं लिखा हो, बट श्रद्धा है ऐसी खूबसूरत, तो और राज देख के अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, यू नो वैसा वाला एक माहौल बनता है। तो आप उसके कुछ उसमें ह्यूमर डालते हो उस तरीके से, तो वैसे मोर पे निबंध सुनाने लगते हैं। या इंटरेस्टिंग।
इसमें कितना पार्ट ऐसा था जो रिटन था और कितना कि सेट पे इम्प्रोवाइज हुआ? जैसे मुझे बहुत पसंद है वो सीन, वो विक्की प्लीज, तो फिर आयुष्मान बोल रहा है, अपार शक्ति बोल रहा है उसको, वो थोड़ा ऐसे एंग्री टच में बोल रहा है, फिर अभिषेक बनर्जी बोल रहा है, तो दिस अ वेरी वेरी क्यूट सीन। सो वो बेसिकली लिखा था कि विक्की, वो अब आके बोलेगा कि विक्की प्लीज करके उसने बोला है, हाँ, कि तुमको प्रेम भाव नहीं है, वो फिर से प्रेम भाव करके, ये ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ था, मतलब कि ये बोल के दिखाएगा, ये गुस्से में बोलेगा, अपार के अंदर इमोशन नहीं है, तो ये प्ले आउट हुआ था, बट विक्की प्लीज वाज ऑलवेज देयर इन द स्क्रिप्ट। और फिर रिहर्स में ये आने लगा, रिहर्स में, हाँ, कि अभी ये ऐसा करेंगे तो ये बोलेगा, ऐसा करेगा, तुम आके ऐसे बैठोगे, अब तुम बोल रहे हो कि विक्की प्लीज, बोल ही नहीं सकती तुमको, क्या बोला विक्की प्लीज, विक्की प्लीज, एंड देन फिर जना बोलते तुम्हारे अंदर प्रेम भाव ही नहीं है, लाओ विक्की प्लीज। तो ये तुम्हारे अंदर प्रेम भाव नहीं है विक्की प्लीज, ये पहले से था स्क्रिप्ट में, बट द प्ले आउट ऑफ इट जो होता है कि पहले ये बोलेगा, 2 बार हाथ पकड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये पूरा रिहर्स करके होता है। तो ह्यूमर में क्या होता है, कॉमेडी फिल्म जब आप बना रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो पेपर पे लिखी होती, कभी ज़रूरी नहीं कि आपकी सेट पे जब बोल रहे हैं एक्टर्स वो करेक्ट पड़े, तो देन आपको उसको ट्वीक करना पड़ता है, कुछ किसी और तरीके से आपको उस लाइन पे लाना पड़ता है, कुछ और करके आना पड़ता है, फिर उनके साथ दोस्ती करनी पड़ती है कि अरे वर्क नहीं कर रहा है, कुछ और करें क्या, कुछ और करें क्या, एंड देन हाउ यू एडिट इट ऑल्सो मैटर इन पोस्ट। इसी कुर्सी पे बैठ के अनीस बज़मी साहब भी यही चीज़ बोल के गए थे कुछ एपिसोड पहले, कि एक सीन जब हम शूट कर रहे थे हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, फिर वो जब फाइनल आया तो हमने कहा यार हंसी नहीं आ रही किसी को, क्या करें, बोले वहाँ तो वर्क कर रहा था, सबको बड़ा फनी लग रहा था, फिर उसको री एडिट किया तो बोले फिर वो सबको फनी लगने लगा। सो वही है कि हर चीज़ का एडिट किस तरीके से, तो डायरेक्टर का दिमाग में होता है कि मुझे ना ये इसने बोला, तुरंत इससे बोलने से पहले मुझे कट करना है। कभी होता है उसका बोला 1 सेकंड के बाद उसने अगर पंच मारा तो नहीं वर्क करेगा, तो और कभी कभी होता है कि 1 सेकंड के बाद ही पंच मारा तो ही वर्क करेगा। तो ये पूरा सब कुछ जो होता है आप कर करके ही सीखते हो। अनीस बाज़मी सर तो मतलब कब से करते आ रहे हैं, 80s से, जब हम लोग स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं। वही तो आजकल जितनी राउंड टेबल्स हो रहे हैं तो मैं मिल रहा हूँ तो मैं तो उन्हीं की बातें सुनता रहता हूँ, पुरानी स्वर्ग के दिनों की। स्वर्ग के दिनों की। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? मेरी पहली फिल्म देखी थी नाम, फर्स्ट फिल्म जो मुझे याद है, कानपुर में ही टॉकीज, इधर अपना माल रोड पे ही टॉकीज। वाह। तो पूरा मुझे याद है, उस फिल्म में जाने से पहले पूरा मैं रेडी हुआ था, मुझे तैयार किया था कि आज सिनेमा देखने जा रहे हैं, और चिट्ठी आई ये गाना हिट हुआ था उसमें, और मुझे पूरा याद है क्योंकि जिनका वो था थिएटर, उनके कोई रिलेटिव हमारे मोहल्ले में फूलबाग एक जगह है वहाँ पे रहते थे, तो आओ मामा जी वो लेके जाएंगे, तो मुझे पूरा वो याद है पूरा। और मैं कितना होऊंगा, क्लास 3rd या 4th में, 3rd या मुझे याद भी नहीं, 2nd, ऐसे ही एकदम वेग मेमोरी है, बट ऐसा राजा बेटा बना के भेजते थे ना घर में, ऐसे कंघी करके ऐसा मुंह पकड़ के, हाँ, तो वो वैसे मैं गया था देखने, और नाम तो मुझे नाम याद है। इंटरेस्टिंग। और ये कब लगा कि फिल्में बनानी है? ये मुझे आबा बनाने के बाद लगा था फिल्में बनानी है। उससे पहले मुझे ये था कि जब मैंने कोर्स किया था, मास कॉम का कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं सिनेमा में क्या करूँगा। मुझे जाना है, कुछ करना है, बट डायरेक्टर बन पाऊँगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से बात करते थे, उनकी बात करने का जो तरीका होता था बहुत ही कमाल का होता था। तो मैं देखता था ये नहीं कर पाऊँगा, इतना मैं अच्छे से बात ही नहीं कर पाऊँगा, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता उस स्टेज पे। तो मुझे बड़ा डर लगता था कि इतने लोगों को हैंडल करना, क्योंकि बहुत शाई था, ऐसा वाला था, अभी भी हूँ शायद, पता नहीं, बट उस समय तो लगता था कि शाई हूँ। तो मुझे लगा लेकिन करना यही है, मज़ा तो यही में आता है कि एक कहानी दुनिया देख रहे हो आप, और जो आप सोच रहे हो वो आप पर्दे पे देख रहे हो। मतलब एक होता है सबके अंदर, हम सबके अंदर है सिनेमा को देख के, ऐसा हम लोग फिल्म देखते हैं तो घुस जाते हैं। अब उसमें करियर बनाऊंगा वो नहीं सोचा था, ये सोचा था कि बॉम्बे जाऊंगा, आसपास रहूंगा इसके दुनिया के, कि कुछ भी कर लूँगा, देखूंगा क्या करूँगा, पता नहीं मुझे। फिर जब मैंने असिस्ट करना चालू किया तो मज़ा आने लगा, तो मैं घुस जाता था, लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, क्लैप दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब अगर 10 घंटे का काम है तो 18 घंटे भी होते थे तो कभी उफ नहीं करता था। तो मुझे लगता है इसमें मज़ा तो आ रहा है यार, यही तो मज़ा आ रहा है। फिर लोग आपस के आसपास वाले आपको बोलने लगे कि
अपना तुम डायरेक्ट करो, अब तुम डायरेक्ट करो, क्योंकि कॉमेडी सीन्स जब भी होते थे तो मेरा सेट के माहौल ऐसा होता था कि मैं ह्यूमर में खेल जाता था, थोड़ा कुछ मस्ती कर दी, क्योंकि सेट पे बहुत ऐसा वाला गंभीर माहौल होता है। जैसे अभी हम लोग शूट करने से पहले सब ऐसे रूठे हुए चेहरे थे ना, सब अपने अपने वो सोच रहे हैं, अब उसको रिलैक्स करना मेरा काम था। तो मुझे लगता था कि उसमें मैं लोग हंसते थे, मस्ती करते थे, तो मुझे लगता था ये चीज़ करनी है मुझे, इन लोगों के साथ लोगों को हंसाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इंटरटेन जो बोलते हैं, इंटरटेन करना है कि अगर मैं उनको डरावनी भी कहानी सुना रहा हूँ, उनको गुस्सा, बचपन में जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में रहते थे तो असम जाते थे हम राशन लेने। अरुणाचल में राशन उस समय जो हम लोग के घर पे बनता था, राजमा ये वो सब नहीं मिलता था, तो असम जाना पड़ता था, वो भी बोट से पार करके अपने हमको जाना पड़ता था। तो बोट से जब हम पार होके उधर जाते थे, ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र पूरा क्रॉस करके असम पहुंचते थे, तो मम्मी पापा लोग का काम होता था राशन लेना, मेरा काम होता था जाके वीडियो पार्लर में कैसेट लेना। तो वीडियो पार्लर में जाता था और मैं बोलता था हाँ भैया क्या कौन सी पिक्चर आई है, तो वो बोलते थे मैंने प्यार किया, खून भरी मांग, ये वो, हाँ खून भरी मांग बड़ा अच्छा है, ऐसा भारी नाम है। तो जो भी भारी नाम की पिक्चर होती थी वो लेके आता था, और अरुणाचल ला के जब देखते थे हम लोग कैसेट्स में, और वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, 1.5 घंटे के लिए पूरे दिन में लाइट है, 2 घंटे के लिए लाइट है, चला के देखते थे और लाइट चली गई बीच में कहीं पे 15-20 मिनट, अब पता नहीं क्या हुआ आगे। अब लेकिन कहानी जाके बच्चों को बतानी है कि स्कूल में कि मैंने ये देखी भाई, ऐसा हुआ कहानी। अब आप कुछ तो कहानी गढ़ना चालू कर रहे हो। आई थिंक वो सिनेमा के अंदर जो घुसा है वो उसी से आया है वजह, कि जो कहानी बोलने का जो मज़ा आता था, और वो लोग ऐसे मुंह खोल के सुनते थे तो मुझे भी मज़ा आता था और बोलने का। फिर पता है क्या हुआ, ये कुछ नहीं होता था वैसा, बट आप बोल देते थे। सो आई थिंक वो था। और जब मैं असिस्ट करने लगा तो मुझे मज़ा आने लगा, वो बचपन के दिन याद आने लगे। फिर उसके बाद जब आपने शॉर्ट फिल्म बनाई तो स्टेजेस, मतलब हर जगह, चाइना जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ, लंदन, बर्लिन, कहाँ कहाँ, मतलब कोरिया, हर जगह जा रहा हूँ, और वहाँ पे लोग ताली बजा रहे हैं कि मतलब लग रहा है लोगों को मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा शायद क्राफ्ट आता है थोड़ा बहुत। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डायरेक्ट करना है, कि आई शुड डायरेक्ट नाउ वाइल मेकिंग शॉर्ट फिल्म। और शुरुआत स्त्री से हुई। शुरुआत स्त्री से हुई। चंदेरी कैसे पहुंची कहानी? चंदेरी सर, जब ये हुआ कि पहले फिल्म जो थी वो जब मुझे सुनाई थी तो थोड़ा साउथ में कहीं पे बेस थी, बट मुझे लगा कि मैं बहुत ही हिंदी भाषी हूँ, मुझे हिंदी एकदम ठेठ और बहुत शुद्ध हिंदी वाली फिल्म बहुत दिन से आई नहीं थी, एकदम शुद्ध, जिसमें निम्नलिखित वर्ड हो, जिसमें इस तरीके को उच्चारण वाले वर्ड, जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं। तो मुझे लगा कि यार इसको कहाँ सेट करें, तो मुझे लगा सेंट्रल इंडिया में कहीं होनी चाहिए। पहले हुआ कि पहले हम पहाड़ पे जा रहे थे कि क्योंकि भूत होते हैं, थोड़ा पहाड़ वैसी जगह हो, मिस्ट हो, ऐसा हो ऐसा हो। फिर पता नहीं, मुझे लगा यार ये तो सब हमने देखा है, क्या करूं। हम वहाँ पे गए, मैंने अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर को फ़ोन किया, भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ना सेंट्रल इंडिया में भूत दिखाना है। तो मैंने बोला सेंट्रल कहाँ है? भोपाल गए, भोपाल की रेकी कर रहे हैं। फिर सडनली मुझे याद आया कि मैं इधर से पास से कानपुर से ड्राइव करके ओरछा गया था मारुति 800 में। तो बीच में एक जगह पड़ी थी चंदेरी, रात में कुछ ऐसा पड़ी थी, वो ख़त्म होता है तो मतलब बॉर्डर था उसका, कहीं पे चंदेरी होते हुए गए, और रात में हम लोग पहुँचे और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही अंधेरा था, और हम लोग को वहाँ पे गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा था। मैं था, मेरे भैया थे, भाभी थी। तो हम लोगों को लगा ये कौन सी जगह है, ये थोड़ी डरावनी जगह लग रही है, नहीं यहाँ नहीं रखते, रात में ही चलाते हैं गाड़ी। एंड रात में हम लोग चला के थोड़ा आगे जाके कहीं रुके थे। गलत कट ले लिया था क्या? कानपुर से झांसी से ललितपुर तरफ? हाँ, ललितपुर होते हुए इधर से निकल के गए थे। हाँ, तो वही उस समय आपके पास वो गूगल मैप नहीं होते थे, आपके वो नक्शा वाला होता था। तो ओरछा का कट लेने के बजाय ललितपुर का ले लिया। तो किसी ने बोला ओ ये चंदेरी है, तो वहाँ से मुझे चंदेरी वर्ड याद था। तो मैंने अपने भोपाल वाले लोकेशन वाले को बोला चंदेरी करके, उसने बोला कि एक चंदेरी भी जगह है लेकिन वो दूर है, वहाँ शूट। चंदेरी, हाँ चलते हैं चंदेरी। क्या है? कहता है वो यहाँ से इधर 6 घंटे आज तक शूट नहीं हुआ है उधर, वो शूटिंग फ्रेंडली नहीं है। मैंने कहा नहीं चलते हैं करके। और हम चंदेरी पहुँचे, 4-5 घंटे के बाद ड्राइव करके, भोपाल से 4 घंटे कुछ लगे, और अगेन रात में पहुँचे। तो उसने बोला सुबह देखते हैं करके। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये जगह तो जहाँ गेस्ट हाउस था छोटा सा, मैंने कहा यहाँ तो कोई आएगा नहीं लगता है, मेरे एक्टर्स तो आएंगे नहीं, और लोकेशन भी कुछ खास दिख नहीं रही है। फिर मैं सुबह उठे, सुबह लोकेशन
मेरे लोकेशन मैनेजर से पहले मैं उठ के थोड़ा देखा बाहर, तो थोड़ा अंदर चला तो एक छोटी छोटी ऐसी पगडंडियाँ वाली रोड जिसमें कॉबल्ड वो जो ईंट के जो ज़मीन होती है, और सामने एक महल दिख रहा है। आपको विश्वास नहीं हो, ऐसा मुझे लगा कि हर सीन है ये मेरा सीन इधर प्ले आउट हो रहा है। एक एक गली निकला, ऐसा लगा ये सीन यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। मैंने वहीं से अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, मयूर को फ़ोटो भेजी। मयूर भाई ये जगह पे हम लोग दिखा पाएंगे ना, बहुत गरीब तो नहीं लग रहा है ना, पिक्चर का एक स्केल तो दिखेगा ना। कहता है हमारे बहुत ही, कहाँ मिला तुमको ये? तो उसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि भाई यहाँ पे मस्त बनेगा। डीओपी तब तक मेरे फाइनल नहीं हुए थे, कैमरामैन, तो उससे मैंने डिस्कस किया एंड देन दैट्स हाउ चंदेरी बिकम चंदेरी। और पहले नाम कुछ और था पिक्चर में। क्या नाम था? चंदनपुर ऐसा करके, जो एक फिक्टिशियस नाम होता है। ऑन सेट पहुंचे हम लोग शूट करने, तब तक चंदनपुर था। फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा यार चंदनपुर बोल के ना थोड़ा वो लग रहा है, लेट कॉल इट चंदेरी ओनली, चेंज इट टू चंदेरी। तो जितने बोर्ड में चंदनपुर साड़ी, चंदनपुर टेलरिंग शॉप, ये वो, उसको चेंज किया और उसको चंदेरी किया। इस फिल्म को बनाते समय ये इल्हाम था आप लोगों को कि जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फिल्म को बहुत पढ़ा जाएगा, या आपको लग रहा था कि हमारी पॉलिटिक्स करेक्ट है, लेट्स सी हाउ पीपल रिस्पॉन्ड? सी हम लोग को ये मुझे याद था कि जब पहला ड्राफ्ट लिखा था तब तक ये विमेन एम्पावरमेंट और ये सब बातें, जो जेंडर पॉलिटिक्स, ये सब उतना आया नहीं था। वाइल शूटिंग इट ऑन सेट, उससे पहले जब हम लोग डायलॉग्स लिख रहे थे सुमित के साथ, तब ये डेवलप होना चालू हुआ कि हाँ भाई इसको ना, ये पिक्चर का नाम स्त्री है। तो मैं किसी को बता रहा डॉक्यूमेंट्री है क्या कोई? नहीं पिक्चर बना रहा हूँ भाई, फिल्म है स्त्री। तो पहले किसी को मज़ा नहीं आता था नाम सुन के। तो मैंने कहा ना स्त्री इतना बड़ा नाम है, इसको हम लोगों को कुछ तो बोलना चाहिए, बड़ी बात करनी चाहिए। एंड देन वाइल शूटिंग इट, एंड ये भी था कि मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देना था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये है कि मुझे ना ज्ञान ऐसा बोलना, अगर आपको मैं दिखाऊंगा, आपको समझ में आया तो आपकी खूबी है, मैं मुंह से बोलूँगा नहीं ज़बरदस्ती। तो वो मेरे दिमाग में था कि भाई बहुत प्यार से, वो स्त्री है, सबको पूछती है पहले, तुम्हारा मर्द नहीं है, इस तरीके से लेके आएंगे उसको कि बहुत ही पीछे रहेगा। तो ये वाइल्ड शूटिंग ही हुआ था कि इस तरह के डायलॉग, इस तरीके के डायलॉग। हाँ, मतलब हमारी शूट 2 पार्ट में हुआ था। पहला हमने सिर्फ हॉरर सीक्वेंस शूट किया था, जिसमें डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और सेकंड शेड्यूल वाज बीच में गैप करके, फिर सेकंड शेड्यूल वाज फुल ह्यूमर। तो पहले उसमें जो आपने हॉरर सीक्वेंसेस आपने करे हैं अच्छे से, और उसी समय आपको समझ में आ रहा है कि यार ये बड़ी बात बोल रहे हैं। और करते करते ही क्या होता है, पिक्चर हम 2 महीने के प्रेप में, 1.5 महीने के प्रेप में हम लोग सेट पे थे। स्क्रिप्ट है, चलो चलो चलो, क्योंकि असिस्टेंट रहा हूँ तो मुझे मालूम है कैसे काम फास्ट करना होता है। तो लोकेशन भी देख रहा हूँ, टीम भी बना रहा हूँ, लिखाई भी चल रही है, शूटिंग भी करनी है, लुक टेस्ट भी है। तो बहुत ही 1.5 महीने में हम लोग सेट पे थे। मतलब आइडियली पिक्चर का प्रेप होता है 6 महीना 8 महीना, ये 1.5-2 महीने के उसमें थे। तो हम बचे इसलिए थे कि हमने कहा था सिर्फ 15 दिन का शूट करना है। और ये भी होता है कि प्रोड्यूसर का शायद ये होगा कि भाई देख लें कैसा बना के ला रहा है, कि ठीक ठाक बनाई भी है कि नहीं, तो चेंज करेंगे। आपने कहा कि जब चंदेरी को आपने लोकेट किया तो लॉजिस्टिक के इशू लग रहे थे कि श्रद्धा कपूर बाकी लोग कैसे रुके, फिर कैसे फिगर आउट हुआ वो पार्ट? तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने वहाँ पे होटल, जो गेस्ट हाउस थे उनमें जाके थोड़ा उसको रेनोवेट किया, उसमें रंगाई पुताई करी, पलंग में गद्दे थोड़े ठीक डाले, श्रद्धा वाले रूम में जहाँ पे एक्टर्स रुकने वाले हैं। और बाकी तो यूनिट, देखिए क्या होता है, अगर एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि यार ऐसा करेंगे, टीम को लेके साथ चल रहे हैं, और उनको देख रहे हैं कि अरे यार ये बहुत एक्साइटेड है यार, पूरी टीम इसके साथ है, तो आप उनको कहीं भी रख दो, टेंट पे रख दो, मतलब वो रह लेंगे। अगर आपका ये है कि नहीं, आई नीड मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो तुमसे डबल डिमांड करेंगे एक्टर्स, तुमको दिखाएंगे कि कौन क्या है, पूरा वो होता है। तो श्रद्धा वाला बाथरूम में वो नमक से बेचारी ना है, तो उसको फिर बोला गया, जब सेकंड शेड्यूल में आया तब तक वो लगवाया गया कि भाई कम से कम शावर तो लगा दो, वो भी पानी टपकता था ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। बट उसके बाद 3-2 में जब गए तो भयानक होटल्स बन गए चंदेरी में। चंदेरी
अभी तो मतलब फुल ऑन ऐसा रिसॉर्ट वाला फील आया था। वाह, इंटरेस्टिंग। कई लोगों ने बताया कि जो आप थोड़ी देर पहले दूसरों के सेट की बात कर रहे थे कि आपके सेट पे कॉल शीट पे थॉट ऑफ द डे की जगह सॉन्ग ऑफ द डे लिखा होता था, सही बात है ये? सही बात है सर, सही बात। हम लोग एक रात पहले हम लोग को बहुत वो डिस्कशन होता है कि सॉन्ग ऑफ द डे क्या होगा, कल सॉन्ग ऑफ द डे क्या होगा, तो हम लोग उस पर बहुत गहन चिंता करते हैं। अगला दिन जैसे अगर कोई बुक स्टोर का सीन है तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने पहले बजेगा, पूरे और सेट पे? पूरे सेट पे बजेगा, फुल वॉल्यूम पे बजेगा। पहले डिस्कस हो जाएगा कि सर आज का सीन ये है, ये पूरा आपने डिस्कशन किया, एंड देन आपका सॉन्ग बजेगा एंड सबको नाचना है। सबको नाचना है? सबको नाचना है, ना कि एक्टर्स सिर्फ नहीं नाचेंगे, एक्टर्स तो नाचेंगे ही। साउंड, कैमरा, स्पॉट बॉय, मैं, मेरे एडी सब नाचेंगे आधे गाने में। पूरे गाने पे तो नहीं, टाइम ही निकल जाएगा, तो पहले मुखड़े तक सब नाचेंगे एंड उसके बाद हम शूट शुरू करते हैं। क्या होता है, सब ना सुबह सुबह आए 5 बजे उठ के, कोई 4 बजे उठ के, सबके ऐसे थके हुए जैसे अभी सबके थे वैसे वाले चेहरे हैं, एंड देन उनको हंसी आई, देखो ऐसा कुछ देना होता है कि वो फिल्म का पार्ट बन जाए। अब उसके बाद ना, अब आप देखो उसके बाद जो सेट का माहौल होता है, देखिए फिल्म बनाने हम क्यों पहुंचे थे, हम पहुंचे थे मजे करने। अब उसमें ही हम ऐसे करके रहे, लोगों को डरा के, डायरेक्टर आ गया यार, अब उनका मूड अच्छा नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुआ है जब मैं असिस्ट करता था कि डायरेक्टर आने पे डर क्यों रहे हो तुम, एक्टर आने पे डर क्यों रहा है यूनिट, वो सब फिल्म बनाने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर फिल्म। उनके बिना तुम नहीं शूट कर सकते, उनके बिना तुम रह नहीं सकते हो, मतलब आपका काम पूरा नहीं होगा, साउंड डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करे, वो सब है इंपॉर्टेंट। तुम्हारा विजन है बट वो तुम थोड़ी साउंड निकाल पाओगे, तो उनको पार्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन क्या होता है कि आपको 1, 2, 3, 4 दिन के बाद ना यही लोग आपकी ऑडियंस बनती है, रियल ऑडियंस बनती है। वो आपको करेक्ट फीडबैक देते हैं कि सर मुझे लग रहा है ना अभिषेक बैनर्जी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभिषेक को सुनाने के लिए। बट ऐसा कुछ होता है, तो वो लोग भी फीडबैक देते हैं आपको, तो आपको फिर ये होता है कि हाँ सब फैमिली मिलके फिल्म बना रही है। इंटरेस्टिंग। एक फिल्म हिट हो जाती है, फिर बहुत प्रेशर रहता है कि भाई इसका आगे का पार्ट लेके आओ। आपने कई फिल्में की, पर स्त्री को लेके सबसे ज्यादा प्रेशर था। हाँ, स्त्री 2 को लेके बहुत प्रेशर था। प्रेशर क्या था, मतलब स्त्री पहली बन रही थी तो मैं थोड़ा डर रहा था कि इतनी क्यों चल गई है, मतलब फर्स्ट वाली की 100 करोड़ पार हो गई, क्यों चल रही है? हाँ मतलब कि चल रही है, अच्छी बात है, मैंने पैसे डबल कर दिए, मतलब पिक्चर ने पैसे डबल कर दिए, बट बहुत डर रहा था कि पहली पिक्चर 100 कर ली, क्योंकि पहले होता था ना 100 हो गई आपकी लाइफ का, बहुत 100 करोड़ की फिल्म, तो आपकी पहली फिल्म जब कर रही होती तो आपको डर लगता है यार आगे क्या करूँगा मैं, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो। तो आपको डर लगता रहता है कि यार इतना, पर ठीक है अगले में क्या करेंगे। फिर बाला आई, फिर भेड़िया आई, फिर जब स्त्री का नंबर आया तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नीरेन को बोला, अपने राइटर को, भाई जूते, मतलब पार्ट 2 हमेशा खराब हुआ है, लेट्स थिंक ऑफ ऑल द फिल्म सेकेंड पार्ट में किसको गालियाँ पड़ी हैं, क्या पड़ी हैं, हमने सब देखा, एक आध छोड़ के। कर्स ऑफ सीक्वल। हाँ, कर्स ऑफ सीक्वल। तो मैंने बोला ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग ने यूट्यूब में जाके वाई ऐसा टाइप करके, वाई सीक्वल्स गेट फ्लॉप, गूगल, एंड जो आंसर मिलता है देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो हम लोग ने ये एकदम बेसिक लेवल पे हमने शुरू करी। फिर हम लोग को निष्कर्ष निकला, भाई जूते तो पड़ेंगे, मतलब लोग गालियाँ तो देंगे, अब कितनी गालियाँ देंगे वो बचाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक कहानी को प्रॉपर अपने, जैसे हमने ईमानदारी से बाला लिखी थी उसी ईमानदारी से लिखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट ये था कि इसके स्केल अप करना है, कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों को, कैरेक्टर्स, इसी कैरेक्टर्स को आगे लेके जाना है, इसी दुनिया में लेके जाना है, और इसी कैरेक्टर्स का एक ग्राफ दिखाना है कि आगे क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि सीक्वल से मोस्टली क्या होता है, कोई आप दूसरी कहानी लेके उसको नाम दे देते हो। मेरा ये था शुरू से कि नहीं, सीक्वल अगर है तो एग्जैक्टली सेम कास्ट होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम लोकेशन, इट्स लाइक अ सीजन 2, वो मेरा वो था। तो बनाते गए, मज़ा आता गया, नया विलेन आया, सरकटा। उसके पीछे क्या थॉट था? उसके पीछे का थॉट ये था कि भेड़िया में मैंने विलेन नहीं रखा था। भेड़िया जब बनाई थी मैंने, तो भेड़िया में हमने बोला था कि वो भेड़िया खुद ही विलेन है, उसका इंसान अंदर, मतलब वो अपने ही हीरो भी वही है, विलेन भी वही है।
बट शायद लोगों को वो चीज़ उतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि फिल्म जो होती है वो हीरो और विलन होना ही चाहिए, कि हीरो है तो विलन है तो हीरोइन है, ये बेसिक, उसमें आप खेल लो जितना खेल लो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, मुझे लगा कि जो फीडबैक मिला लोगों का, बट मुझे एज अ फिल्म मेकर मुझे ये था कि यार उस समय कोविड का समय था, कोविड के समय में आप अपने आप को ही कोस रहे होते थे कि तुमने ही नेचर ख़राब किया है, नेचर ख़राब करने वाला कोई और नहीं है, नेचर को तुमने ही ख़राब किया। तो ये सब थॉट आपके थे। तो मैंने कहा इसमें कोई दूसरा विलन नहीं हो सकता, विलन तो वरुण ही है, सुबह जो पेड़ काटने आया है और उसी को रात में वो भेड़िया बनता है। तो आप भेड़िया को विलन समझते थे, लेकिन भेड़िया हीरो है, तुम विलन, यू नो। तो वो बहुत ज्ञान के चक्कर में चला गया था। तो मुझे लगा इस बार आई नीड टू हैव वन बिग विलन, और सच में बिग हो गया वो सरकटा जो, और वो कहानी में जुड़ गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की कहानी में हमने एक मूर्तियाँ बनाई थी जिसमें जो स्त्री को जिसने जलाया था, हमने कहा अब स्त्री गई है तो क्या होगा, स्त्री वापस आ जाएगी। उन लोगों ने तो उसको बोल दिया कि हमको रक्षा करना करके, और स्त्री रक्षा करना, हम लोग सुधर गए। अगर वो हो गई तो फिर कौन आएगा? तो वो आएंगे जो जिसने उसको जलाया था, अभी तक डरते थे, तो विलेन आएगा। एंड दैट्स हाउ सरकटा केम। सरकटा पहले 5 थे, क्योंकि सरपंच पूरा 5 लोगों को उसने उसको सज़ा दी थी और उसने वापस आके 5 को मारा था। फिर हमें लगा कि नहीं, VFX बहुत बढ़ जाएगा, एक ही बनाते हैं। और जिन्होंने उनका फिजिकली रोल किया उनको कैसे स्पॉट किया, स्काउट किया? वो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहीं से ढूंढा उनको, जम्मू में थे वो। ही इज एक्चुअली 7.5 फीट का। या 7, मेरी फ़ोटो देखेंगे, मैं उनके आगे मतलब ऐसा लगता हूँ कि इतना सा लगता हूँ उनके, 7 फीट 2-4 इंच, और जूते पहनने के 5-6 हो जाते हैं। और मतलब वो पुलिस में काम करते हैं जम्मू में। और जब वो आए सेट पे, तो पहले हम लोग ने सेट पे, हम लोग इन लोगों को, एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनको मैंने बोला कि इतना लंबा विलेन है, ऐसा है वैसा है, हाँ। तो उसकी फ़ोटो वोटो दिखाई, बोला हाँ ठीक है ठीक है। बट जब परफॉर्मेंस हो रहा था तो वो लोग नॉर्मल परफॉर्मेंस करते कि भाई उधर खड़ा है, वो उधर से आ रहा है, ये कर रहा है, हाँ हाँ करके भाग रहे हैं। अब मैं बोल रहा था कि यार उतना डर नहीं रहे ये लोग, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो हो गया। फिर बारिशों के बाद वापस हम शेड्यूल करने गए, तो उसका सरकटे का वो बुलाना था। तो उससे पहले वाले शेड्यूल में सरकटा नहीं था, तो सेकंड शेड्यूल में जो सरकटा आया, इन लोगों ने उसको देखा, उसका नाम सुनील था, सुनील को देखा, कहते हैं सर वो वाला सीन वापस करते हैं। अब हमें समझ में आया क्या थ्रेट की बात कर रहे थे आप। तो देन वी रीशॉट दैट सीन, इमेजिनिंग हिम कि अरे बाप रे, ये इतना बलशाली है, इतना चौड़ा है। उनको लगा होगा कुछ 6 फीट लंबा, ऐसा वैसा, बट वो द वे ही वाज, एंड उसके ऊपर VFX करके। हाउ डज दिस वर्क? एक्टर्स सेइंग कि एक टेक और लेते हैं, डायरेक्टर को लग रहा है कि मुझे मिल गया है। देखिए वो मांडवली होती है, मतलब एक वर्ड होता है कि डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि क्या चाहिए उसको, हाँ। डायरेक्टर ऑलवेज, क्योंकि वो सिर्फ वो सीन नहीं देख रहा होता है, वो पूरी पिक्चर का ग्राफ देख रहा होता है। तो एक्टर को लगता है कि यार एक और करता हूँ, कि इसमें मैंने ये कर दिया, बट मुझे पता है कि इस पूरे सीन में वो टोटलिटी में कहाँ फिट होगा, हाँ। इसके रिएक्शन से ये मतलब नहीं है, इसमें इसने जो पीछे किया था ना, ये जो तीनों की तिगड़ी है, किसी ने कुछ अच्छा किया, तो आपको एक मैजिक दिखता है, यू नो। जैसे अभी मैं स्त्री की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे स्त्री का एग्जाम्पल नहीं आ रहा, मैं बाला का एग्जाम्पल देता हूँ। बाला एक फिल्म बनाई थी जिसमें उसका यामी ने सर ऐसे खींच के उसका बाल खींच दिया था, तो वो फर्स्ट टेक था। उसके बाद हमने 10 टेक और किए, बट वो लगा फर्स्ट टेक। सेम चीज़ वरुण जब भेड़िया बन रहा था, वरुण पूरा करके पूरा भेड़िया बन रहा है, एंड देन वो हमारा रिहर्सल था, बट मैंने बोला रिहर्सल भी शूट कर लो। तो रिहर्सल शूट किया, उसके बाद बहुत ही अच्छा, वो ताली वाली मारी। तब DOP ने बोला अच्छा नहीं, आई नीड टू सेट माई लाइट हियर, ये वो ऐसा वैसा, टीम जाम सब लोग अपना कर रहे हैं। बट उसके बाद उसने बेचारे ने 18 टेक्स और दिए, बट लगा फर्स्ट टेक। सो समहाउ आपको मिल जाता है। कभी कभी एक्टर कुछ ऐसा करता है कि जो आपको पता नहीं होता कि कुछ करने वाला है। कभी कभी वो बहुत शातिर होता है, बोलता है सर मैं करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, देखो क्या करता हूँ। उसमें वो कुछ ऐसा मैजिक कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। एग्जाम्पल्स, स्त्री का कोई सीन? स्त्री का एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो अभी मैं फर्स्ट की एकदम से याद आ रहा है, बहुत बार हुआ है ये। फर्स्ट में जैसा था कि अभिषेक बैनर्जी
बैठा हुआ है और वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं तीनों कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है बे। ये जब उसने चिट्ठी लिख के भेजी है कि उसको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। अब वो सीन शूट कर रहे हैं और सीन शूट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभिषेक ने बोला कि मुझे एक और करना है। मैंने कहा क्यों, हो गया भाई, टाइम नहीं। उसने मुझे एक और करना है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं चलो, क्योंकि हम लोग सब दोस्त हैं उसमें, तो हाँ हाँ चल करते हैं। अभिषेक ने क्या किया, ऐसा कुछ किया और उसने नॉर्मल वाला सीन ऐसा किया था कुछ, इसमें उसने भाभी जी मजा, जब लड़की बोलती है तो लड़का करता है, ऐसा करे कुछ तो उसने किया। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये करने से पूरा सीन का मतलब चेंज हो गया है। यू नो कि ही इज वेरी एक्साइटेड एंड ही इज लाइक कि जब राज बोल रहा है तो सिर्फ उसको मुंह करके ऐसे देखेगा। तो वो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि कैरेक्टर वो जीने लगता है वो किरदार। आप क्या होता है पूरी पिक्चर में आप देख रहे हो, लेकिन अगर आपको मैंने जना दिया है, विक्की दिया है, ये दिया है, पंकज जी, रुद्रा भैया दिए हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं अपना रुद्रा ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना जना ढूंढता है। आपके जना एक हैं, आपने सोचा कि वो पड़ोस में बबलू भैया थे वो जना है, बट इसने कुछ और बबलू भैया सोचे हुए हैं, वो कहीं से और से ला के देता है, तो वो ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग। बिफोर वी टर्न टू ऑडियंस, सुमित अरोड़ा और नीरेन भट्ट जी, थोड़ा इनकी राइटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत मतलब स्त्री 2 हमने जब देखी तो कमाल की राइटिंग है। जी, जी। मैं तो देख के आया जी, पहले दिन ही, मैंने पहले या दूसरे दिन फिल्म देखी एंड आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी गो एंड वॉच इट। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उसका क्लाइमेक्स थोड़ा सा ड्रैग लगा, जी, जी, पर राइटिंग बहुत कमाल की थी। जी, मतलब जी। इतने सटल रेफरेंसेस पॉलिटिक्स के सबके कि यू कैन मिस इट और तब भी आपको मजा आएगा, लेकिन अगर वो समझ में आ गए तो और लेयर्ड मजा आएगा। जी, 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 बहुत कमाल के दोनों लोग हैं और दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुमित एंड and, नीरेन। सो और इनकी लिटरेचर की बहुत पकड़ है इनमें दोनों में। लिटरेचर का सुमित ने भी काफ़ी पढ़ा हुआ है, नीरेन ने भी काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो उनको और मेरा और उनका ट्यूनिंग बहुत करेक्ट है। मतलब हम लोग सिर्फ अब एक दूसरे को, जैसे सुमित का था पॉटलक में बैठा हुआ था और जब स्त्री पहली आई तो मैंने कहा हिंदी हिंदी हिंदी, तो सुमित से के साथ मैंने कुछ किया था जिसमें मैं प्रोड्यूसर था, वो डायरेक्टर था। हाँ, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने। तो सुमित को मैंने देखा वो कॉफ़ी पी रहा है, मैंने कहा सुमित यार एक है डायलॉग्स लिखोगे क्या उसके? तो बोलता है क्या है करके। मैंने कहा एक फिल्म बना रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ लिखो। मैंने कहा तू सैम्पल लिख के देगा कि मुझे थोड़ा अप्रूवल लेना होगा। तो आई गेव हिम 2-3 सीन्स, उसने उसके सैम्पल लिखे और एकदम हिलेरियस, मतलब जो था काफ़ी मज़ेदार, बहुत लंबे थे, लिखता बहुत लंबा था बट हिलेरियस। फिर देन यू हैव टू कट इट। सेम चीज़ नीरेन के साथ हुई, जो बाला लिख रहे थे तो बाला और मैं उसमें हम दोनों कनेक्ट कर गए, बहुत भयानक कनेक्ट हो गया था। तो मुझे लगता है लिटरेचर का जो एक होता है ना कि लेखक को बोलते हैं लिटरेचर आना चाहिए, तो उन दोनों के अंदर जो खूबी है वो लिटरेचर की खूबी है। और हिंदी, उनको हिंदी की समझ बहुत अच्छी है। ये आपने कहा, मैं इसको दोहरा भी दूं, कई लोगों को लगता है कि साहब ठीक है सिनेमा में जा रहे हैं, ये आना चाहिए वो आना चाहिए, पर साहित्य को वैसे भी इन जनरल पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भाषा के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो बहुत समृद्ध करता है जी। और वो ये दोनों, मतलब अभी अगर टाइम नहीं मिलता है, गाड़ी चला रहे हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों को, स्टिल वो ऑडियो बुक सुनते हैं हम लोग अब, क्योंकि अब क्या करोगे, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको ये भी है 12 घंटे 18 घंटे उसमें शूट भी करना है, ये भी करना है, एडिट भी करना है, तो गाड़ी चलाते हो गाने सुनने की जगह ऑडियो बुक सुन लो। तो वैसे अपने आप को हम लोग, तो आप लोग डरे हुए थे कि सीक्वल बनाएंगे तो कैसा रिस्पांस होगा, जी पर रिस्पांस ने तो और भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जी जी वही। फिर से डर लगा कि यार अभी तो मैं 100 करोड़ का लोड ले रहा था, ये 500 करोड़ 600 करोड़। इस बार मैंने बोला होने दो, जो होगा देखते हैं, होने दो। कितने पे जाके कांटा टिका? कांटा कुछ है 9-8, 850 कुछ ऐसा कुछ है, 850-900 कुछ है। मैंने छोड़ दिया उसको कितना, एक्चुअली में मुझे याद नहीं है कुछ, मतलब हिंदी का नंबर 1 है ऐसा बोलते हैं। Say it proudly. हिंदी का नंबर 1 है, हिंदी की नंबर 1 अब तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने आप ही बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो सर, हम तो शाही इंसान हैं। शाही है। अच्छा, कानपुर कितना आता है फिल्म बहुत मेकिंग बहुत, में? हर फिल्म में कानपुर है। मेरे सारे कैरेक्टर्स कानपुर के, कानपुर मेरे अंदर, मतलब जवान हुआ हूँ कानपुर में, तो समझ लीजिए कि भरा है एकदम। भरा पड़ा है, भरा पड़ा। बाला पूरा की पूरी मैंने कानपुर में शूट करी थी, बाला का।
तो कलेक्टरगंज, ये गंज मतलब है, कानपुर है अंदर, वो जाएगा नहीं क्यों, उसका ना खाना नहीं जाता, उसकी गलियां नहीं भूलता, वहाँ की भाषा नहीं भूलता, मतलब लखनऊ इतनी सभ्य है, कानपुर आओ जरा। जी। Hello, sir. My name is Khushi Mehrotra from T Series. So my question is, what inspired you to transition from assisting director to making your own films? What makes me Inspired. inspired? मतलब that is the next step. Whenever you are assisting, you want to do something. Next step is direction. So, and I was seeing so many good films at that time, and I was lucky enough to be part of those films, and I thought I can also contribute something to this industry, you know, and I have so many stories inside me, and I just wanted to say it loud. So I got inspired and I made that short film. So make short films, whoever, that's inspiration was that. समझ में आया आपको? Hello sir, so I am Kshitij Sinha from BSc Cinema and T Series only. तो सर मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे। एक तो सर आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो आपने जैसे मेंशन किया आबा, तो आबा के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं थी, बट उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि वो कहानी आपकी मदर की कहानी से कुछ मिलती जुलती है। जी। तो सर वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। और दूसरी बात सर जो कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप जब कास्ट करते हो या जब भी आप कास्टिंग के लिए बैठते होगे, तो व्हाट डू यू सी इन एन एक्टर, लाइक आप क्या देखना चाहते हो किसी टाइप के रोल के लिए, एक एक्टर के अंदर क्या होना चाहिए टू गेट अ अमर कौशिक फिल्म? सो पहला आंसर उसका ये है कि जब आप जब मदर आई हुई थी मेरी बॉम्बे, और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मम्मी ने बातों बातों में मुझे बोला कि तुमको याद है अरुणाचल में ऐसा कुछ हुआ था, एक लड़की थी वो स्कूल नहीं आती थी, उसके घर में ऐसा हुआ था, उसके दादाजी की डेथ हो गई थी, होने वाली थी, तो उसने बोला मुझे छुट्टी लेनी है, ऐसा करके उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। और सुनते सुनते मुझे लगा ये तो कमाल की शॉर्ट फिल्म है, ये तो कितनी कमाल की शॉर्ट फिल्म है। और पूरी कहानी उन्होंने लिखी, वो रियल स्टोरी थी। जो टीचर थी जिससे उसने आके एक आपने देखी नहीं है, बेसिकली उसमें सीन है, एक टीचर के पास एक बच्ची आती है, बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मेरे दादाजी की बीमार है। तो वो टीचर जो थी वो मेरी मम्मी थी, तो वो थी। और दूसरा, मैं एक्टर्स में जब भी ऑडिशन देखता हूँ तो उनके अंदर की ईमानदारी देखता हूँ। दे डोंट, समटाइम्स क्या होता है कि आप एक्टिंग जब आप ऑडिशन दे रहे होते हो तो आप सिर्फ दिखा रहे होते हो कि मैं एक्टर अच्छा हूँ, मैं ये लाइन अच्छी बोल रहा हूँ, बट आप उस कैरेक्टर में प्रेजेंस नहीं होते। बहुत बार आप ऑडिशन देते हो और ऑडिशन के वक्त वो शुरू की लाइंस में वो एक्टर वो खुद ही होता है, जो वो है वो उसमें घुसता नहीं है ना, एंड में जाके वो एक्टिंग कर रहा होता है। जो मैं देखता हूँ कि मुझे शुरू में जैसे ही ऑडिशन शुरू हुआ वहाँ पे उसकी ईमानदारी दिख जाती है कि कितना घुसा हुआ है इस कैरेक्टर में। और वो क्या होता है कि हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है देखने का, जज करने का। आप लुक भी होता है, किसी को होता है कि लुक परफेक्ट होना चाहिए, किसी का होता है उसकी भाषा परफेक्ट होनी चाहिए, किसी का कुछ होता है, किसी का। मुझे वो ईमानदारी दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैरेक्टर जो कर रहा है ऑडिशन में वो उसमें घुसा हुआ है कि नहीं। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, डायरेक्टर के तौर पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आप एंटरटेन भी कर रहे हैं, स्पेशली आपकी फिल्म्स में एंटरटेन कर रहे हैं हॉरर के ज़रिए, कॉमेडी के ज़रिए, लेकिन एक ख़ास बात जो है वो ये है कि एक सोशल मैसेज भी मिलता है। तो सर हमें, शायद आपको ये एज ए डायरेक्टर ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उन चीज़ों को बैलेंस आउट करें। कैसे बैलेंस आउट होता है सर? देखो, मुझे क्या लगता है, कोई भी कहानी जब बोलते थे ना तो हमेशा क्या होता था कि आप बोलते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। बचपन से हम जो कहानियाँ, जो तरीका होता था ना, इस कहानी से हमने ये सीखा, इस कहानी से हमने ये सीखा। बहुत बार कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, आप फिल्म देख रहे होते हो, आप बोलते हो हाँ लेकिन क्यों, क्या था, क्या क्यों देखूं। तो मुझे ये होता है कि कहीं ना कहीं आप जब फिल्म बना रहे हो तो आप कोई एक बड़ी बात भी बोल सकते हो उस फिल्म से, बट उसमें आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको अपने तरीके से देना है कि आप फिल्म भी देखो, और अगर आपको सोच में कहीं डाले वो फिल्म, बहुत ही एकदम सेकंड थर्ड लेयर में होना चाहिए। मेरी फिल्मों में मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि
उस फिल्म का महत्व बढ़ जाता है कि सिर्फ इंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म देखना तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हल्का सा आप ज़बरदस्ती का मैसेज नहीं देना चाहिए। एकदम प्यार से अगर आप कुछ बोल सकते हो तो एक बड़ा मीडियम है, आपको आप सिनेमा में पिक्चर बता रहे हो उसमें आप कुछ बोल सकते हो, बट आप ऐसे बोलोगे कि पब्लिक उठ के चली जाए, रादर देन ऐसे बोलो कि उनको समझ में मज़े करते करते उनको कुछ सीखने को मिले। तो मेरा वही एक तरीका होता है बोलने का। हेलो सर। हाँ। सर माय क्वेश्चन इज़ दैट हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि अभी ओटीटी का काफ़ी चलन हो रहा है, लोग ओटीटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि घर में बैठ के देख सकते हैं, पैसे क्यों इतने खर्च करना है एक मूवी में जाके जब आप उतने में ही काफ़ी सारी मूवीज़ देख सकते हैं। सो डू यू सी दिस एज अ कॉम्पिटिशन टू द सिनेमा? हाँ, मतलब देखो कंपटीशन है, लेकिन इससे क्या हुआ है ना, ओटीटी के आने से मुझे लगता है कि बहुत एक नया जिस तरीके का सिनेमा हमारा थोड़ा ऐसा था, बहुत अजीब सा हो गया था, एक ही तरीके के पैटर्न आ रहे थे। नाउ ओटीटी में क्या हुआ है, ओटीटी के आने के बाद आपको चैलेंज बहुत बड़े बड़े आ गए हैं कि आपको समझ में आ गया कि अरे इतनी कमाल की फिल्में भी बन सकती हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जो बड़े पर्दे पे नहीं आ सकते थे, आते थे, वो छोटी फिल्म्स में ओटीटी में आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये फ़ायदा करके ही जाएगा सिनेमा को। ऑब्वियसली लोग घर में बैठ के देखना चाहते हैं, बट जिसको जो सिनेमा में देखना होता है वो जाते ही हैं। आपने भी देखे होंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये फिल्म देखनी है, वो फिल्म देखनी है। क्वालिटी ऑफ सिनेमा जो है वो बेटर हुआ है ओटीटी के आने से। हेलो सर, मेरा नाम साकेत दुबे है, मैं आईएमसी से हूँ। सर स्त्री 2 में सर पवन सिंह को साइन करने की क्या वजह थी, मतलब कैसे दिमाग में आया कि पवन सिंह को साइन करना चाहिए स्त्री 2 के लिए? पवन सिंह को हम लोग ने गाना हमने शूट किया था किसी और की आवाज़ में, पूरा हमारा गाना बन चुका था। गाना बन के कल हमारा गाना आने वाला है। एक दिन पहले हमको लगा कि इस गाने में हमारे प्रोड्यूसर को लगा कि इस गाने में कुछ तो बात कमी है, कुछ तो इसमें और कुछ तड़का चाहिए। और जब उन्होंने और कहीं ना कहीं ये गाना पवन सिंह को गाते हुए ही देखा था, और जब गाते हुए पवन सिंह फुल धमाके से नाच रहे गाए थे, तो हम लोग को लगा कि व्हाट इफ़, बहुत ही देसी गाना है। हाँ, काटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं, व्हाट इफ़ ये गाना अगर पवन सिंह गाए, मतलब ऐसा। तो उनको एक दिन पहले फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, अरे हम बॉलीवुड नहीं गाते, ऐसा वैसा करके उन्होंने मना किया। फिर फिर उनको पता करवाया, उनके यहाँ पहुँची हमारी टीम कि रात में पहुँची, उन्होंने बोला यहीं आओ, वहीं गाएंगे हम, पटना कहीं तो गए। तो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं जा पाए क्योंकि वो फिल्म के बाकी कर रहे थे, और यहाँ से कोई गया, उनको रिकॉर्ड किया, रात में उनका सैंपल भेजा, और वहाँ पे जब सैंपल भेजा तो वहाँ पे ऑलरेडी मीडिया था कि अब हम बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था तो वो ऑलरेडी बात पहले आ गई थी। तो सुबह हमारे पास गाना उन्होंने रात भर 3 बजे उनका गाना, कुछ 12 बजे गाना उन्होंने गाया, हमारे पास 3 बजे तक आया, स्लैप किया, उसको करेक्ट किया, 10 बजे लॉन्च किया। ये हुआ है उस गाने के साथ, एक दिन में गाना, मतलब एक दिन में पवन सिंह का आइडिया आया और पवन सिंह ने गाना गाया। हाय सर, मेरा नाम रमन है, और एज अ फिल्म मेकर जब मैं आपकी फिल्म्स देखता हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं वैसी ही फिल्म बनाऊँ। तो क्या आप, जैसे मेरे अंदर ये चीज़ है, तो क्या आपने भी कोई ऐसी फिल्म्स वगैरह देखी थी कि जहाँ से आपको लगा कि मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ? प्लस वो जो मैंने क्लाइमैक्स देखा था तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की बहुत याद आ रही थी स्त्री 2 पे। हाँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कुछ फिल्म्स हैं जिसमें, बट मुझे राजू हिरानी की फिल्म्स बहुत अच्छी लगती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के कि यार इस तरीके का सिनेमा बनाते हैं ये। तो उसमें आप जाते हो, एक मज़े करके आते हो, एक फ़िल्म जो आपको बचपन में जो फिल्म देखने का जो मज़ा आता था कि आप सब भूल गए हो, अंदर फिल्म के अंदर हो, तो वो मुझे हमेशा से था कि मुझे जब भी फिल्म बनाओ तो ऐसा होना चाहिए कि आप भूल जाओ सब, अंदर हो, बंद कमरे में, अंधेरे, उसमें एक कम्युनिटी वॉच जो होता था, मुझे वो करने का बड़ा मन था। और जब कोशिश बनाने का मौका मिला तो मुझे लगा कि समथिंग वैसा ही कुछ बनाऊँ। और स्ट्रेंजर थिंग्स से हाँ, मतलब ऐसा बहुत लोगों ने बोला है, बट कहीं ना कहीं अगर हमारी नागराज में पढ़ोगे और इन सब कॉमिक्स में पढ़ोगे तो वैसी ही दुनिया बनती थी। वो उसको पताल लोक और ये सब बोलते थे कि अंदर जाके ऐसा लावा बहता है, ये करता है, वो करता है। हमने तो वही सब देखा है, वही सब पढ़ा है। थैंक यू सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की दुनिया के बारे में बताने के लिए। जी हेलो सर, आई एम हर्ष पचौरी फ्रॉम टी सीरीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे सोचा कि स्त्री और भेड़िया को कनेक्ट करना चाहिए, थॉट कैसे आया आपको? इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल है। स्त्री 1 में बिल्कुल जो अभी शुरुआती सीन की बात कर रहे थे, सड़क की 2 चमकती हुई आंखें हैं जी, और अब जब मैं रिवाइज कर रहा तो मैंने कहा यार ये तो
हाँ, ये भेड़िया की भी आंखें हैं? हाँ, वैसा वैसा सोचा नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो हमने बोला ही था कि वो भेड़िया है। जब हमने बोला था क्या होगा वहाँ पे, उन्होंने बोला क्या देख के हम डर रहे हैं, स्त्री तो नहीं है उधर। हमने कहा भेड़िया की 2 आंखें चमकी हैं, तुमने टॉर्च जैसे मारी और भेड़िया की आंखें देख के भागे हो तुम। ये ब्रीफ था उनको। जब तक भेड़िया बनेगी नहीं बनेगी कुछ पता नहीं था हमको। कहानी थी आपके दिमाग में कि आगे कभी भेड़िया बना? नहीं, कुछ भी नहीं थी। बाला के बाद कहानी आई। बाला के बाद ये हुआ कि हाँ भेड़िया वेयरवुल्फ ऐसा कुछ एक बनाते हैं। और नीरेन और हम लोग बैठे थे, बाला रिलीज हुई थी उसके तीसरे दिन हम लोग बैठ के कि अगला क्या करें भाई। तब ये कहानी निकली, और जब ये कहानी निकली उसी समय लॉकडाउन हो गया, फिर हम लोग अलग अलग हो गए, फिर हम लोग मतलब उसमें जूम में कहानी डिस्कस करते थे, लिखते थे। उस समय ये हुआ कि जना तो आना ही है, मतलब जना बोल रहा हूँ, अभिषेक बैनर्जी को तो मुझे लेना ही है, ऐसा मेरा एक होता है ना, सब एक्टर्स के डायरेक्टर के साथ एक होता है। तो जैसे अभिषेक बैनर्जी का नाम आया तो मैंने कहा यार व्हाट इफ एज अ जना ही कम्स इन दिस, हम लोग को यूनिवर्स बनाना ही है, एज अ जना उठ के अगर इधर आ जाए तो क्या होगा। और ये मतलब होता है ना कि हम लोग फूफा जी क्या रह रहे हैं, चाचा क्या रह रहे हैं, ऐसे उसको चंदेरी से निकाल के ये दिल्ली आ गया पढ़ने के लिए, IAS बनने के लिए। तो यहाँ से ये थॉट आया, उसके बाद ये यूनिवर्स बना। इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन। My name is Aarti Mishra from T Series. My question is कि what's your thought on mythological films? Because ये आप समझ गए होंगे मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं महाअवतार एंड एपिक सेगा। तो इस पे आपके क्या थॉट्स थे बनाने के? मैंने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कहीं ना कहीं सोर्स से कि आपकी मदर चाहती हैं कि आप एक मिथोलॉजिकल फिल्म बनाएं, तो इस पे आपके ओपिनियंस क्या? यही है इसका आंसर। यही है इसका आंसर ही आपने दे दिया। ऐसा नहीं था। अगेन गोइंग बैक टू अरुणाचल, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, वहाँ मतलब जहाँ पे मैं जवान नहीं हुआ, बड़ा पैदा होके जो रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे घर के थोड़ा कुछ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर एक परशुराम कुंड था वहाँ पे। तो हम लोग की बड़ी वो होती थी कि परशुराम कुंड जाएंगे। वो बहुत ही डरावनी सी जगह थी, एकदम पहाड़ है चारों तरफ, नीचे नदी बह रही है, उफनती हुई पानी। तो मुझे कौन है परशुराम कुंड, क्या है परशुराम कुंड, तो मम्मी ने मुझे वो कहानी बताई थी, परशुराम जी ऐसे थे, ये थे, वो थे, वो थे। और जब माएँ जब कहानी सुनाती हैं आपको कुछ इस तरीके से, तो आपको विजुलाइज अब करते हो उसको, अच्छा कोई होगा ऐसा मारा होगा उसने, ये किया होगा, वो किया होगा, बट फिर वो रह जाती हैं। तो फिर ये था कि अभी स्त्री बनाई है, ये किया है। और मुझे ये बाला के बाद बहुत दिन से था कि मुझे माइथो कुछ बनाना है, भगवान के ऊपर कुछ बनाना है। एंड ये कैरेक्टर एकदम से मेरे अपने आप ही कहीं ना कहीं आ गया कि परशुराम जी के पास बनाते हैं, क्योंकि उनकी कहानी सबको नाम मालूम है, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। और मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पे परशुराम कुंड में था, इसलिए मुझे पता है अरुणाचल की वजह से। बाला के बाद क्योंकि बजट चाहिए होता है, VFX चाहिए होता है, कहानी बहुत बड़ी होती है, मैं हैंडल भी कर पाऊँगा कि नहीं, बहुत चीज़ें उसमें, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कहानी। तो मुझे लगा कि पहली दूसरी फिल्म में नहीं बना सकता हूँ मैं ये, लेट मी मतलब थोड़ा अपने आप को और सीखना चाहिए काम, 5-6 साल और हो जाएं, फिर बनाऊँगा, फिर देखूँगा। फिर अपने आप होते होते भेड़िया बनी, तब भी हम मुझे अरुणाचल गए, तब भी मुझे परशुराम कुंड बार नेरेन को बोला भाई यार परशुराम पे कुछ करना है, ऐसा करके हाँ देखेंगे। फिर स्त्री हो गई, 2 साल उसमें निकल गए। तो अब ये हुआ कि अब मुझे आई नीड टू मेक दिस फिल्म। और वो मतलब कहीं ना कहीं 6 साल से रिसर्च दिमाग में चली रही कहानी को लेके, और ये है। स्त्री के थर्ड पार्ट पे भी काम शुरू हो गया? हाँ, स्त्री के थर्ड पार्ट पे इस बार पहली बार साथ 2 के साथ ही चालू था कि 3 में इसका आंसर ये होगा, 3 में ये करेंगे, 3 में ये करेंगे, ये सब दिमाग में पहले से ही था। तो आधी से ज़्यादा कहानी हो गई है, बट क्योंकि अभी इसमें और किरदार जुड़ने, तो हमारी एक थामा करके फिल्म आ रही है इसी यूनिवर्स की, और एक और आ रही है जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता हूँ। तो 2 फिल्में और आ रही हैं जो जिसकी चीज़ें स्त्री थी 3 में आएंगी। थामा मुंजा भी बनी है, तो मुंजा से रिलेटेड है कुछ, थामा में कुछ, ये पूरा यूनिवर्स। किस फिल्म का नाम नहीं ले रहे हैं आप, स्काई फोर्स का? नहीं, ये इस यूनिवर्स की फिल्म है। अच्छा। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। शाहकार के इस एपिसोड में इतना ही। आप सुन रहे हैं अमर कौशिक को, स्त्री और स्त्री 2 के डायरेक्टर, और पेवर कनपुरिया। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।